brought to you by Infinix। आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। न्यूज प्रोडक्शन की दुनिया में जब कोई रिपोर्ट या शो ढीला ढाला या उबाऊ बन जाता है तो ताना देकर कहा जाता है ये क्या कृषि दर्शन बना दिए हो। ये एक वाक्य खबर को बरतने के ढंग पर टिप्पणी करने के साथ साथ एक बहुत महीन बात भी बताता है कि एक देश के रूप में कृषि हमारी प्राथमिकता में कहाँ है। ये एक ऐसा विषय है जिसे फसलों के सही दाम और किसानों की आत्महत्या की खबरों में समेट दिया गया। जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन चला तब भी विमर्श किसानों की आय के मसले से ज्यादा दूर नहीं जा पाया, जबकि खेती वो इकलौता क्षेत्र है जो भारतीय जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आप जब शहर से बाहर निकलते हैं तो क्या नजर आता है? खेत। सीमा पर लड़ रहे जिन जवानों की कस्में हमारे नेता दिन रात खाते रहते हैं, उनके घर वाले क्या करते हैं? खेती। आज का ये शो देखने से पहले आपने जितनी बार खाना खाया, जितनी बार चाय कॉफी पी और जो कपड़े पहने, उन सब का सीधा ताल्लुक खेती से है। और इसी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति की आहट हो रही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जीएम फसलों को मंजूरी का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। जीएम सरसों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। आखिर क्या होती हैं जीएम फसलें, और अगर ये क्रांति है तो पर्यावरणविद और स्वदेशी का नारा देने वाले संगठन इसके खिलाफ क्यों हैं, बताएंगे दिन की बड़ी खबर में। दिल्ली में कचरे को लेकर जो राजनीति हो रही है उसकी भी बात करेंगे, और यह भी कि गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए कौन से जहाज बनने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सैर करेंगे सरसों के लहलाते खेतों की। असली नहीं, उनका सीजन तो अभी आ ही रहा है, वो खेत जो खबरों में है। कृषि और क्रांति, ये दो शब्द आज पहली बार एक वाक्य में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। आज जिस भूगोल को हम भारत कहते हैं, वहां के लोगों को दुनिया के सबसे पुराने किसानों में गिना जाता है। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि कम से कम 11,000 साल पहले से भारत में व्यवस्थित रूप से खेती होती आई है। इतने समय में खेती के परंपरागत तौर तरीकों में छोटे मोटे बदलाव आए। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने फायदे के लिए खेती के पैटर्न को बदला और भारत में किसानों के बुरे दिन आए, क्योंकि वो कैश क्रॉप्स उगाने को मजबूर हुए, यानी ऐसी फसलें जिन्हें खाया नहीं जा सकता, बाजार में बेचना ही होता है। मिसाल के लिए कपास या नील। फिर उनके रहते खेती की तकनीक में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए नहीं, बस रकबा बढ़ता रहा। मौसम की मार पहले जैसी रही। अंग्रेज हुकूमत ने लगातार गलत फैसले लिए, इसीलिए सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के देश में एक के बाद एक अकाल भी पड़ते रहे। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने यही चुनौती थी, एक बड़ी आबादी जिसे खिलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त अन्न नहीं था। हम आयात पर निर्भर रहे और ये कितना खतरनाक था हमें जल्द मालूम चल गया। 1965 में पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोप दिया। तब उसके दोस्त अमेरिका ने धमकी दी कि अगर भारत ने लड़ाई बंद नहीं की तो वो गेहूं देना बंद कर देगा। और तब हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री से पूछा कि क्या उनका परिवार एक शाम बिना खाए बिता सकता है। ललिता शास्त्री ने उस शाम खाना नहीं बनाया। ये प्रयोग सफल रहा और अगले दिन शास्त्री जी ने वो ऐतिहासिक अपील की जिसके बाद भारत में बड़ी संख्या में लोगों ने हफ्ते में एक समय का भोजन त्याग दिया। ये घटना आज़ाद भारत में राष्ट्रीय स्वाभिमान का स्तर तो बताती थी, लेकिन ये भी रेखांकित करती थी कि आपात स्थिति में हमारे खाने के लाले पड़ सकते हैं। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तब भी अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने समय समय पर गेहूं को लेकर भारत पर दबाव बनाया। इसीलिए सरकार ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया उस योजना पर जिसके तहत खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाने के तरीके खोजे जा रहे थे। इसी के नतीजे में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हरित क्रांति पर काम शुरू हुआ। पहली बार भारत में HYV बीज और उन्नत रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू हुआ। HVY यानी हाई यील्ड वैरायटी, सादी भाषा में कहें तो ज़्यादा पैदावार देने वाला बीज। सादी भाषा में इन्हें संकर नस्ल के बीज भी कहा जा सकता है, हाइब्रिड। वैज्ञानिकों ने अलग अलग नस्लों के बीजों के अच्छे गुणों को इकट्ठा करके बीज की ये नई किस्म तैयार की और फिर किसानों को दी। ये बीज कुछ महंगे जरूर थे, लेकिन बम्पर पैदावार ने सारा शुबहा दूर कर दिया और भारत खाद्यान्न के मामले में आयातक से निर्यातक की भूमिका में आ गया। ऐसा नहीं था कि HVY बीज का विरोध नहीं हुआ, लेकिन समय के साथ साथ इन्हें भारत में लाने का फैसला सही साबित हुआ। बीते कई वर्षों से भारत फिर उसी दहलीज पर खड़ा है जहां वो 1960 के दशक में खड़ा था। सवाल है, क्या बीज की एक और नई किस्म के साथ प्रयोग किया जाए? ये किस्म है जीएम या जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज। दुनिया में जितने जीव हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से बने हैं।
सेल की बनक कैसी होगी, इसका ब्लूप्रिंट यानी कि नक्शा उसके पास दर्ज रहता है। इस ब्लूप्रिंट को हम कहते हैं जीन। जब अगली पीढ़ी आती है तब उसे भी ये नक्शा मिल जाता है। हमारे या किसी पेड़ या फसल के जीन हजारों वर्षों के क्रमिक विकास से तैयार हुए हैं और इनमें जल्द बदलाव भी नहीं हो पाता है। कोई पौधा कितने समय जिएगा, कितनी पैदावार करेगा, कौन सी बीमारी का उस पर क्या असर होगा, ये सब जीन में दर्ज जानकारी के आधार पर ही तय होता है। अगर इस जीन में कोई बदलाव किया जा सके तो पैदावार भी बढ़ाई जा सकती है और पौधे को बीमारी से बचाया भी जा सकता है। और जीन में बदलाव के लिए किसी दूसरे पौधे या फिर किसी दूसरी प्रजाति से गुण उधार लिए जा सकते हैं। आप कहेंगे कि भैया यही काम तो हमारे माली भैया भी कर देते हैं। एक पौधे की कलम दूसरे पर लगाते हैं और आम की एक नई किस्म बन जाती है। फिर HY-V बीज में भी तो गुण ही इकट्ठा किए गए थे, तो फिर GM बीज कैसे अलग हुआ और इसे लेकर बहस क्यों है? तो बात यह है कि कलम लगाने या संकर नस्ल के बीज बनाने में एक ही प्रजाति की अलग अलग किस्मों को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बात कुनबे से बाहर नहीं जाती है। लेकिन जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक बेहद जटिल विज्ञान है जिसमें सीधे कोशिका के ब्लूप्रिंट के लेवल पर काम होता है। इसमें किसी भी प्रजाति का कोई भी गुण आपस में मिलाया जा सकता है। मिसाल के लिए एक मक्खी का गुण एक हाथी के गुण से मिलाना, ये कुछ वैसा ही है जैसे इंसान प्रकृति के नियमों में दखल दे या प्रकृति को ही नए सिरे से गढ़ दे। इसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए जीएम की दुनिया में काफी सतर्कता बरती जाती है और ये काम कई कानूनों और नियामक संस्थाओं के नियंत्रण में ही किया जा सकता है। भारत में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के तहत आने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी GEAC ऐसी एक संस्था है। इसने एक जीएम फसल DHM-11 सरसों के फील्ड ट्रायल की अनुशंसा की है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कृषि मामलों के संपादक हरीश दामोदरन ने इस विषय पर कई रिपोर्ट छापी हैं। 27 अक्टूबर की रिपोर्ट में दामोदरन बताते हैं कि DMH-11 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स यानी कि CGMCP ने तैयार किया है। आम सरसों के जीन में जमीन में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया बैसिलस अमाइलोलिक्वेफेशियंस के 2 जीन मिलाकर DHM-11 को तैयार किया गया है। इसके निर्माताओं का दावा है कि जीन में इस बदलाव से सरसों की पैदावार बढ़ जाएगी। जीएम फसलों को लेकर भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में पर्यावरणविद और पारंपरिक खेती के समर्थक विरोध दर्ज करा रहे हैं। शिकायतों की भी लंबी सूची है क्योंकि तकनीकी रूप से एक बिल्कुल नई नस्ल या प्रजाति तैयार की जा रही है। पर्यावरणविदों को यह डर है कि प्रकृति में पहले से मौजूद मौलिक नस्लों पर यह हावी हो जाएंगी और लड़ाई सिर्फ सरसों बनाम जीएम सरसों या बैगन बनाम बीटी बैगन की नहीं है। यह भी चिंता का विषय है कि अगर फूल नई किस्म के आएंगे तो क्या इनका असर मधुमक्खियों पर पड़ेगा? क्या शहद की गुणवत्ता बदलेगी? इस शहद को खाने से भालू की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? ये सवाल हास्यास्पद नहीं है। इन सवालों के जवाब ये तय करेंगे कि हम जीएम की राह पर आगे बढ़ेंगे या नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हैं। आपने सुना होगा कहीं हजारों मील दूर किसी जंगल में कोई तितली फड़फड़ाती है तो ये तय होता है कि आपके यहाँ बारिश कैसी होगी। ये तो बात हुई प्रकृति की। जीएम का विरोध एक दूसरी दिशा से भी आता है। कुछ गुटों का मानना है कि अगर जीएम फसल में ना कीड़ा पड़ेगा और ना खरपतवार होगी तो फिर मजदूरों के हाथ से काम छिन जाएगा और फिर एक आर्थिक नीति और स्वायत्तता के प्रश्न तो हैं ही। जीएम फसलों के बीज तैयार करने वाली ज्यादातर कंपनियां एक देश से आती हैं, उसका नाम है अमेरिका। मोनसांटो जैसी चंद कंपनियां दुनिया भर के जीएम बाजार को नियंत्रित करती हैं। इसलिए एक चिंता यह भी है कि क्या हम बाहरी कंपनियों पर खाद्यान्न के लिए आश्रित हो जाएंगे और क्या एक एक करके हमारे तमाम देसी नस्ल, तमाम देसी बीज खत्म हो जाएंगे। और बात फिर घूम फिर कर 1960 के संदर्भ में भी पहुंच जाती है। इन्हीं सारी चिंताओं के चलते भारत में जीएम फसलों पर लगभग रोक लगी है। सरकार ने बीज का रास्ता निकालते हुए कपास में जीएम बीज को मंजूरी दी, जिसे हम बीटी कॉटन कहते हैं। ये बीज महंगा था, इसमें पानी भी ज्यादा लगता था। वादा किया गया था कि बम्पर पैदावार होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। किसान गुटों ने कहना शुरू कर दिया कि बीटी कॉटन के चलते ही किसान महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसीलिए भारत में जीएम पर फैसला अकेले विज्ञान या नीति के स्तर पर नहीं हो सकता। यूपीए 2 के वक्त सरकार ने इन चिंताओं को कुछ कम गंभीरता से लिया तो जीएम फसलों के मसले पर अपने हाथ जलाए। सरकार ने जीएम फसलों को मंजूरी के लिए द बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2013 लाना चाहा। ऐसा विरोध हुआ कि बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया और फिर वहीं रहा। मनमोहन कैबिनेट में ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने सार्वजनिक रूप से खाद्यान्नों में जीएम बीज को लेकर चिंता भी जाहिर की थी। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी भी मुखर रही। 2009 और 2014 में भाजपा ने आम चुनाव के अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर सरकार बनती है
तो बिना सही मूल्यांकन के जीएम बीजों को अनुमति नहीं दी जाएगी। अगस्त 2013 में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी क्विट मोन्सेंटो प्रदर्शनों का हिस्सा बने। इनकी मांग थी कि भारत में जीएम पर काम न किया जाए। इस प्रश्न पर संसद में एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनी थी जिसमें 7 सदस्य बीजेपी के थे। इस कमेटी ने सर्वसम्मति से जीएम बीजों के खिलाफ अपनी राय दी थी। 2014 में भाजपा सरकार बनी तो एनडीए ने उन 13 फसलों में जीएम बीज के फील्ड ट्रायल पर रोक लगा दी जिन्हें जीईएसी से ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी थी। तब पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि सरकार विज्ञान का सम्मान करेगी और कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। इसलिए भारत में अब सरकार जीएम को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखती है। लौटते हैं DMH11 सरसों पर। इसके पक्ष में 2 बातें हैं। पहली तो ये कि इसे किसी विदेशी कंपनी ने नहीं, दिल्ली की ही DU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लैब ने विकसित किया है। फिर यह भी सच है कि भारत में तिलहन यानी ऐसे बीज जिनसे खाने का तेल निकलता है, उनकी पैदावार ज़रूरत से कम है। आप जानते हैं भारत खाने में तेल का खूब इस्तेमाल करता है और ये लगातार बढ़ रहा है। इसकी मांग भारत दुनिया के सबसे बड़े तिलहन उत्पादकों में है और सबसे बड़े आयातकों में भी है। इसका मतलब हम सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, खाने के तेल के लिए भी अपने बेशकीमती डॉलर लुटा रहे हैं। इसीलिए सरसों और तमाम दूसरे तिलहन के मामले में ज़्यादा पैदावार वाली नस्लों की आवश्यकता है। हमने इस बिंदु पर कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जीईएसी का ये डिसीजन यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का ये डिसीजन की जीएम मस्टर्ड को, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का कमर्शियल जो अप्रूवल दिया है, उन्होंने, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसी क्या काया पलट रिसर्च हो गई है 2016 के बाद में, जब ये पहले जीएम मस्टर्ड जो है या जीएम सरसों जब एक चर्चा में था, उसके बाद क्या हो गया है कि आज सडनली जीईएसी को ये बहुत रिसर्च पसंद आई है और ये भी कहा गया है कि इससे पैदावार जो है वो बढ़ेगी, किसानों को एक उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी उसकी ज्यादा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये तो वैरायटी या जो किस्म जिसको अप्रूवल दिया गया है DMH11, मेरा मानना है कि ये तो जंक वैरायटी है। इसकी तो पैदावार जो ऑलरेडी मार्केट में जो वैरायटीज उपलब्ध हैं, और DMH श्रृंखला में ही अगर हम देखें तो DMH1, DMH4, DMH3 और 2 और किस्में हैं जो कि प्राइवेट कंपनियों द्वारा विकसित की गई हैं। उन 5 किस्मों से कम पैदावार है इस DMH11। और अगर हम ये सोचते हैं कि कम पैदावार से देश की खाद्यान्न जो प्रोडक्शन है या खाद्यान्न सुरक्षा जो है देश की, स्पेशली क्योंकि हम एडिबल ऑयल बहुत इंपोर्ट करते हैं, तो मुझे नहीं समझ आता ये जो विजडम है, ये समझ कहाँ से जीईएसी को ये आ गई है कि कम पैदावार की फसल से आप सोचते हैं कि देश की पैदावार बढ़ जाएगी, मेज की पैदावार, मस्टर्ड की पैदावार बढ़ जाएगी। ये एक इसको उदाहरण के तौर पे तो नहीं, मैं इसको एक सबसे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड जो ट्रायल की रिसर्च होती है, उसमें एक पेपर प्रेजेंट हुआ था जिसका मैंने आंकलन किया था कुछ साल पहले, और उसमें यह था कि 5 किस्में जो थी वो ऑलरेडी इस वैरायटी से ज्यादा पैदावार हो रही थी। और ये जो क्लेम किया जाता है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, इसकी 30% ज्यादा पैदावार होगी, जब हमने इसका खुलासा किया तब जाके उन्होंने माना कि हाँ पैदावार ज्यादा नहीं है। अब कहाँ से पैदावार बढ़ गई, हम ये जानना चाहते हैं। पर्यावरणविद या कृषि विशेषज्ञ अकेले नहीं हैं जो जीएम फसलों को लेकर चिंतित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि जीएम सरसों न स्वदेशी है और न ही सुरक्षित। हमने मंच के संयोजक प्रोफेसर अश्विनी महाजन से इस बारे में बात की। सुनिए। वो ये है कि ये स्वदेशी कहा जाता है कि ये स्वदेशी, वास्तव में ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी नहीं। जो ये टेक्नोलॉजी इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी बताई जा रही है, इसके अंदर बेयर के 2 ट्रेड्स हैं और उन ट्रेड्स के बारे में अगर बेयर कंपनी उसकी हर्जाने के लिए, इसकी कंपनसेशन के लिए पैसा मांगती है, तो यानी कुल मिलाकर के किसान का विदेशी कंपनियों पर आश्रय, केवल ये ऐसी बात नहीं है कि केवल जीएम मस्टर्ड के साथ ऐसा होने वाला है। जीएम मस्टर्ड के आते ही, क्योंकि यह एक ऐसा मुकाम होगा कि जब हम आज हमारे देश में कोई खाद्य उत्पादों पर जीएम नहीं है, जैसे ही खाद्य उत्पादों में जीएम आना शुरू होगा तो एक पूरा की पूरी एक श्रृंखला जीएम की आ जाएगी, जिसके कारण हमारे किसानों का विदेशी कंपनियों के उस बीजों पर निर्भरता बढ़ जाएगी, जिस प्रकार से बीटी कॉटन के केस में बढ़ी। और आज हम देख रहे हैं
कि बीटी कॉटन में 95% किसान उसी बीज को खरीदने के लिए बाध्य हो रहे हैं और वर्षों तक उन्होंने उस फेल्ड टेक्नोलॉजी के लिए, जो टेक्नोलॉजी फेल हो गई, उस फेल्ड टेक्नोलॉजी के लिए भी रॉयल्टी दी और स्वदेशी जागरण मंच के हस्तक्षेप के बाद उस रॉयल्टी को दिया जाना बंद किया गया और आज उसके बावजूद भी अभी तक 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों ने उसके लिए रॉयल्टी दे दी। आज हमारा गरीब किसान, इसकी जो इनपुट्स की कीमतें पहले से ही बढ़ गई हैं, उससे और ज्यादा कीमतें बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। और एक जो बात कही जा रही है कि ये सेफ है, वास्तव में ये हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी, एक हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी का मतलब ये होता है कि अगर उस क्रॉप पर कोई हर्बिसाइड डाला जाता है तो उसको ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये जो हर्बिसाइड्स हैं, दे आर वेरी डेंजरस। ग्लाइफोसेट के केस में हम जानते हैं कि अमेरिका में 1,40,000 मुकदमे चल रहे हैं बेयर कंपनी के ऊपर, किसानों को कैंसर होने के कारण। और 1,40,000 मुकदमों में से एक मुकदमा जब सॉल्व होता है तो उसके 300 से 400 मिलियन डॉलर्स का हर्जाना देना पड़ता है। आप कल्पना कीजिए कि कितने केसेस हैं और कितना हर्जाना उस कंपनी को देना पड़ेगा। लेकिन ये कंपनियां उस हर्जाने को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस कैंसरकारी उत्पाद को बंद करने के लिए तैयार नहीं। और हमारे देश में ये जो तथाकथित वैज्ञानिक अपने इस विषय को ये कह रहे हैं कि हम जीएम मस्टर्ड लेके आएंगे, उसमें भी वो हर्बिसाइड्स शामिल हैं। एक लल्लन टॉप शो में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के सभी पक्षों को छूना संभव नहीं है। यहाँ हमने कोशिश की कि जीएम फसलों को लेकर आप में एक सामान्य समझ विकसित हो और उसके अलग अलग पक्षों से आप रूबरू हों। हम आने वाले दिनों में इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और तब आपको और भी पहलुओं के बारे में बताएंगे। फिलहाल के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि अच्छी बात है कि देश के वैज्ञानिक जीएम जैसे जटिल विषय को साध रहे हैं। रही बात इसकी कि क्या खाद्यान्नों में जीएम फसलों को मंजूरी दी जानी चाहिए, तो इसका फैसला लेने से पहले सरकार को सभी स्टेक होल्डर्स को भरोसे में लेना चाहिए। हम ये कह सकते हैं किसान और विज्ञान एक दूसरे के खिलाफ हो, ये ज़रूरी नहीं। ये साथ आए तो समाधान की राह खुल सकती है और रास्ता विज्ञान के साथ साथ निकलता है संवाद से। ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबर। अब सुर्खियों की बारी। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के रामपुर से विधायक आजम खान भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान आज दोषी करार दिए गए। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 3 साल की सजा सुनाई, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आजम खान को चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का भी दोषी पाया गया। एमपी एमएलए कोर्ट साल 2017 में खोली गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को आदेश दिया था कि जिन सूबों में विधायकों या सांसदों के खिलाफ 65 से ज्यादा मामले लंबित हैं, वहां ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें खोली जाएं। फिलहाल 9 राज्यों में ये अदालतें काम कर रही हैं। आज आजम खान को जिस मामले में सजा हुई वो साल 2019 का है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान आजम एक सभा को संबोधित करने रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। भारी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे। आजम पर आरोप लगा कि उन्होंने इस सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और रामपुर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की। तब बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मिलक कोतवाली में आजम के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया। मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चली। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने अपनी दलील में कहा कि जितने भी भाषण चर्चा का विषय हैं वो हमारे नहीं हैं, सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। हमने जो सवाल उठाए थे अभियोजन पक्ष उनके जवाब नहीं दे पाया, कोई हेट स्पीच नहीं दी गई और आजम के खिलाफ फर्जी मुकदमा तैयार किया गया। ये बचाव पक्ष की दलील थी, पर दलील काम नहीं आई और आजम को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। सजा के ऐलान के बाद आजम खान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया भी आई, सुनिए। उसमें मैंडेटरी जी उस बिना पर लेकिन मैं इंसाफ करता। आजम कह रहे हैं इंसाफ के कायल हो गए। सजा सुनाए जाने के बाद ही आजम खान को जमानत भी मिली, लेकिन अब ना तो वो विधायक रहेंगे और ना ही अगले 9 साल तक चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसके मुताबिक अगर किसी विधायक या सांसद को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। इसके अलावा वो नेता सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। फिलहाल आजम खान कई अलग अलग मामलों में 27 महीने तक जेल में रह चुके हैं। इस साल मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आए थे।
दूसरी सुर्खी भारत की महिला क्रिकेटर्स से जुड़ी है। आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश के पुरुष और महिला क्रिकेटर्स को समान मैच फीस देने की घोषणा की। इस बात की जानकारी बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने दी। शाह ने एक ट्वीट के जरिए इस बड़े कदम का ऐलान किया। उनके ऐलान के मुताबिक अब हर टेस्ट मैच के लिए क्रिकेटर्स को 15 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि एक वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं एक T20 मैच के लिए क्रिकेटर्स को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। जय शाह के मुताबिक महिला क्रिकेटर्स के लिए समान वेतन को लेकर उन्होंने कमिटमेंट किया था। बीसीसीआई से पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी महिला क्रिकेटर्स को पुरुषों के बराबर मानदेय देने की घोषणा की थी। जुलाई 2022 में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया था। तीसरी सुर्खी का संबंध दिल्ली में कूड़े पर हो रही पॉलिटिक्स से है। खबर के बैकग्राउंड को आसानी से समझने के लिए पहले यह वीडियो देखिए। इस वक्त आपकी स्क्रीन में जो लोग आपस में धक्का मुक्की करते दिख रहे थे वो दो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के लोग, दूसरी तरफ बीजेपी के। लोकेशन है दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 26 अक्टूबर को ट्वीट कर गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जाने का ऐलान किया था। आज यानी 27 अक्टूबर को केजरीवाल गाजीपुर लैंड साइट पहुंचते कि उससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए और केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के लोग भी उन कार्यकर्ताओं के सामने आ खड़े हुए और देखते ही देखते कूड़े के पहाड़ के नाम से मशहूर गाजीपुर लैंडफिल साइट अखाड़े में बदल गई। दोनों पार्टी के लोगों की आपस में खूब धक्का मुक्की हुई। बीजेपी के लोग केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगा रहे थे तो आम आदमी पार्टी के खेमे से दादागिरी नहीं चलेगी के नारे गूंज रहे थे। दोनों पार्टियों के लोग एक दूसरे के खिलाफ बाहुबल का प्रदर्शन करते रहे और इस बीच अरविंद केजरीवाल कूड़े के पहाड़ तक जा पहुंचे। यहाँ आकर केजरीवाल ने खुद को जादूगर तो बताया ही, साथ ही उन्होंने जिस बात का ऐलान किया उसकी गूंज अगले कुछ महीनों तक दिल्ली की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप की शक्ल में आएगी। सुनिए। बस दिल्ली में आते हैं इनके बड़े बड़े मंत्री और केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं, केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं। मैं दिल्ली की माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बेटे ने तुम लोगों के बच्चों के अच्छे स्कूल बनवाए, ये मंत्री आके मेरे को तुम्हारे बेटे को गाली देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? दिल्ली के बुजुर्गों से, दिल्ली की माताओं से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा का श्रवण कुमार बनके तुम्हारे बेटे ने तुमको तीर्थ यात्रा भेजा, अब ये तुम्हारे श्रवण कुमार को, तुम्हारे बेटे को गालियां देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? तुम्हारे बेटे को गालियां दे रहे हैं। इस बार बदला लेना है। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। MCD यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का चुनाव कूड़ा बड़ा मुद्दा बनेगा, इसकी मुनादी खुद केजरीवाल ने कर दी है। अब दिल्ली में कूड़े की क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए। दिल्ली में 3 बड़ी लैंडफिल साइट हैं, गाजीपुर, भलसवा और ओखला। ये तीनों जगहें आज दिल्ली में बड़े कूड़े के पहाड़ का रूप ले चुकी हैं। चूंकि MCD में बीजेपी सत्ता में है, लिहाजा आम आदमी पार्टी कूड़े के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती है। अब केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी शासित MCD ने दिल्ली में 16 और कूड़े के पहाड़ तैयार करने का प्लान बनाया है। सवाल यह है कि कूड़े का पहाड़ सियासी मुद्दा बना क्यों? दरअसल भलसवा से लेकर गाजीपुर तक कूड़े के पहाड़ के आसपास रह रहे लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आसपास के लोग बदबू से परेशान हैं, प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है और ज़मीन के नीचे से आने वाले पानी की क्वालिटी भी खराब है। कभी कभी इन लैंडफिल साइट्स पर आग लगने की भी घटना होती है। फिर 20 अक्टूबर को अमित शाह ने ओखला लैंडफिल साइट के पास वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन भी किया था और ये नए सिरे से मुद्दा चर्चा में आया और तब देश के गृह मंत्री ने दिल्ली सरकार की नीतियों पर हमला बोला था। यानी दिल्ली में कूड़े को लेकर 20 अक्टूबर को जो एक्शन बीजेपी की तरफ से हुआ उसका रिएक्शन आज यानी 27 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ। अब बीजेपी केजरीवाल के इस नए पॉलिटिकल मूव पर क्या सोच रही है, सुनिए। अब ये राजनीतिक दौरा था कि सरकारी दौरा था, ये समझ में नहीं आया। दूसरा, सैनिटरी लैंडफिल पे जाएंगे और वहां पर तो कूड़ा होगा ना। वास्तविकता तो ये है कि वो पूरी तरह बौखला गए हैं, घबरा गए हैं और उनके निकम्मेपन का और भ्रष्टाचार का लोगों को पता लग गया है। वो पूरी तरह से दिल्ली में एक फ्लॉप शो, उनकी सरकार जो है वो सिद्ध हुई है, लोगों को समझ में आ गई है और वो फ्रस्ट्रेशन में, बौखलाहट में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ कूड़े पर सियासत है तो दूसरी तरफ छठ पर्व जो आ रहा है उसको लेकर यमुना के घाटों पर जो गंदगी फैली है उसको लेकर भी कोहराम है। आज 27 अक्टूबर के दिन यमुना में कई जगहों पर जहरीले झाग पानी में दिखाई दिए, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने छठ घाटों का मुआयना कर आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया।
आखिरी सुर्खी भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी है। भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी टाटा एयरबस को सौंपी गई। ये बात तो आप पहले से जानते थे। आज की खबर यह है कि इसके लिए कारखाना लगेगा। चुनाव जहां पर होने वाले हैं ऐसे राज्य गुजरात के वडोदरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को इस प्लांट का शिलान्यास करेंगे। प्लांट में टाटा और एयरबस मिलकर एयरफोर्स के लिए कुल 40 एयरक्राफ्ट बनाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें भी इसी प्लांट में तैयार करने की योजना है। भारत ने पिछले साल सितंबर में 21,000 करोड़ की एक डील की थी। उस डील के तहत एयरबस डिफेंस से भारत 56 C-295 एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है। इसमें 16 एयरक्राफ्ट तैयार होकर भारत को मिलने हैं। वहीं जो बचे हुए 40 एयरक्राफ्ट हैं उनका निर्माण भारत में होना है। शुरुआत में ये संकेत मिले थे कि कारखाना दक्षिण में ही कहीं लग सकता है, क्योंकि वहीं एरोस्पेस का काम करने वाली दूसरी कंपनियां पहले से हैं। वैसे अब ये भी कहा जा रहा है कि वडोदरा से इतर दक्षिण में एक और कारखाना लगाया जा सकता है। आज का लल्लन टॉप शो यहीं पर खत्म होता है। शो में वो जानकारी जिसका कई सुधी दर्शकों को इंतजार था अरसे से, ज्ञान के परीक्षण का समय और उससे अपने हिस्से का फल हासिल करने का समय आ गई है। लल्लन टॉप क्विज आप रोज रात में 9 बजे लल्लन टॉप क्विज खेल सकते हैं, पर इसके लिए आपको लल्लन टॉप की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। जो ऐप डाउनलोड करेगा वही ये क्विज खेल सकता है। क्विज खेलने वालों को जो विजेता है और इनकी संख्या सैकड़ों में होगी, उन्हें मिलेगा सैकड़ा इनाम। तो लल्लन टॉप क्विज खेलने के लिए आइए लल्लन टॉप ऐप पर। आपका स्वागत है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं विदा लेता हूं। शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।